नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उस जम्मू कश्मीर की जिसमें जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ हिस्सा जो है वो भारत के कब्जे में है। इन दोनों हिस्सों की बात करेंगे। साथ ही बात होगी उस कश्मीर की भी जो पाकिस्तान के कब्जे में है। साथ ही होगी जम्मू कश्मीर के उन नेताओं की बात जो सुख सुविधाएं तो भारत से लेते हैं और राग पाकिस्तान का अलापते हैं। तो आइए सबसे पहले इन नेताओं के जहरीले बोल को आपको सुनवाते हैं। क्या करना ये ख्याल है। ख्याल को आप जेल में नहीं डाल सकते हो, आप इंसान को जेल में डाल सकते हो। जब तक आप इस ख्याल का इलाज नहीं करोगे, जब तक आप मसला कश्मीर हल नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी फौजी यहां भेजो उससे कुछ नहीं होने वाला। इस बयान में महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद को एक ख्याल बताया है। ये कह रही हैं कि चाहे कुछ भी लगा लो, यह एक ख्याल है। इस ख्याल को आप जेल में बंद नहीं कर सकते। जब तक आप कश्मीर मसला हल नहीं करते तब तक आपको इसे खत्म नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती आखिर कह क्या रही हैं। कश्मीर मसला हल करने के लिए ख्याल बदलने होंगे और ख्याल बदलने के लिए क्या करना होगा। क्या इसके लिए पाकिस्तान से बात करनी होगी या आतंकियों से बात करनी होगी। वास्तव में ख्याल बदलने के लिए उनके लिए बात करनी होती है, उनसे बात करनी होती है जिनका ख्याल बदलना होता है। तो सवाल यहाँ पर उठता है और सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जल्द ही जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, प्रश्नों का उत्तर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माना जाए महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती सरकार को यह सलाह दे रही हैं कि सरकार को आतंकियों से बात करनी चाहिए। क्या महबूबा मुफ्ती जो लोगों को समझा रही हैं, अपने बीच बैठ करके लोगों को समझा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, संवाद स्थापित कर रही हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यह होता है कि कश्मीर को मसला सुलझाने के लिए क्या उन्हें आतंकियों से बात करनी है या फिर पाकिस्तान से बात करनी है? इस सवाल के जवाब के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे ही जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले ही जो जहर उगला है लोगों के सामने कि वास्तव में आतंकवाद जो है वास्तव में एक ख्याल है और ख्याल को जो जेल में बंद नहीं किया जा सकता, इसके लिए कश्मीर मसला सुलझाना होगा। तो कश्मीर मसला सुलझाने के लिए आखिर उनका उद्देश्य क्या है, वो चाहती क्या हैं, किससे बातचीत करनी होगी? किसी का ख्याल बदलने के लिए तो बातचीत करनी होती है, जिनका ख्याल बदलना होता है। तो क्या हम ये माने कि आतंकवादियों से बात करने की बात कह रही हैं? जी देखिए देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ख्याल को कैद नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पे देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है, ये जो भी भाषा बोलती हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए आप, कश्मीर अब एक भारत का अभिन्न अंग है और देश की आजादी के बाद भले ही जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जो सरकारें रही, उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाई और 370 नहीं खत्म कर पाए। लेकिन जब हरी सिंह से समझौता हुआ था और जिस तरीके से कश्मीर का जब विलय भारत में हुआ था, तो जो पाकिस्तान उस समय बन चुका था और पाकिस्तान ने पीओके को जो कैद किया और पीओके को अपने साथ जो मिलाया, पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो कश्मीर को हमेशा देने के मंसूबे रहे हैं। कश्मीर कोई नहीं दे सकता, मैं वो मुफ्ती हो चाहे आपके ये लोग हो, कोई नहीं दे सकता है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से
महबूबा मुफ्ती जहर उगलती हैं जी। और वो जिस तरीके से बात करती हैं वो निश्चित तौर पे ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये है प्रभात जी, जी। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो ख्याल बदलने की बात कह रही हैं महबूबा मुफ्ती, तो क्या आतंकवादियों से बात करके उनका ख्याल बदलने की बात कह रही हैं या सीधे पाकिस्तान से बात कर रही हैं, बात करने के लिए कह रही हैं? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे वो सीधे सीधे उनका इशारा है कि पाकिस्तान से बात करो जी। आज हमारी जो सरकार है उसकी इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि वो बात करने की तो दूर की बात है, हमें पीओके चाहिए और पीओके हम देखे रहेंगे। जी वहाँ पे जी, जिस हम पीओके पर भी बात करेंगे। हम आपको रोकना चाहेंगे, हम एक और नेता की आपसे बात सुनवाते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताते हैं। अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की, जिनका कहना है कि कश्मीर से आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीरियों के दिल को नहीं जीतेंगे। आप भी सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। और ये भी कहूंगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये खत्म हो गया। मैं इनसे कहता हूं ये खत्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, यह सच है कि किसी पर शासन के लिए, शासन करने के लिए वहां की जनता पर राज करना होता है, उनके दिलों में उतरना होता है। लेकिन कश्मीर मसला हल करने के लिए पाकिस्तान से बात क्यों? यह बात समझ से परे है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने पूरे कश्मीर का विलय तो भारत में किया था, जिसके बाद जिसके कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने जबरिया कब्जा कर लिया है। तो क्या फारूक अब्दुल्ला यह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करके उसने कश्मीर के जिस भूभाग पर कब्जा कर लिया है उस भूभाग को वापस करे? अगर मंशा यही है तो आतंकवाद जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में क्यों फैल रहा है? कश्मीरियों की नाराजगी पाकिस्तान से होनी चाहिए, न कि भारत से, और फिर आतंकवाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैलना चाहिए, न कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में। ऐसे में सवाल उठता है, और जब सवाल उठता है तो इसका जवाब हम लेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कश्मीर मसले के हल के लिए फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत से क्या हासिल होगा? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, उनके पिता जब शेख अब्दुल्ला थे, देखिए आज सवाल यही तो उठ रहा है इस देश के अंदर कि ये दोनों नेता जो हैं या जो भी कश्मीर के नेता हैं वो अपनी देश की बात क्यों नहीं करते, वो पाकिस्तान की बार बार क्यों बात करते हैं? हम क्यों पाकिस्तान से बात करें? जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और हरि सिंह जी ने पूरा कश्मीर को विलय कर लिया था, तो वो तो कुछ सरकार की, जैसे कहेंगे नेहरू के समय में वो पीओके कब्जा हो गया और पाक ऑक्युपाई जो कश्मीर है, ये लोग पूरे कश्मीर को अपना मानते हैं। कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है उसका सफाया केंद्र सरकार कर रही है। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति है, 370 हटा दिया गया है। हम पाकिस्तान से क्यों बात करें? ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। जब भारत के अंदर आप रहते हैं, शेख अब्दुल्ला की क्या पॉलिसी थी, अब फारूक अब्दुल्ला की क्या पॉलिसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, टेरर फंडिंग की घटनाएं होती थी, वो मोदी की सरकार के आने के बाद पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़ दी गई है। तो अब जो कश्मीरी हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, कश्मीरी है, कश्मीरी भारतीय है, कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है, ये लोग अपने दिमाग से निकाल दें। और अब वो पीछे कोई मुड़ के नहीं देखना चाहता है। ये जो सरकार है ये आगे मुड़ के देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में पीओके आएगा भारत के साथ, भारत का हिस्सा था और वो रहेगा, जो कश्मीर का हिस्सा था वो, और पूरा कश्मीर विलय किया गया था भारत के अंदर। तो फारूक अब्दुल्ला की बातें या मुफ्ती मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला ने एक बातें और कही हैं। उन्होंने ये बात कही है कि कश्मीरियों का दिल जीतना होगा सरकार को,
तो दिल जीतने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है कि वो दिल जीते? क्या फारूक अब्दुल्ला एक राजनीतिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी कुछ दिन पहले ही अध्यक्ष थे, अब उन्होंने त्यागपत्र दिया है और उनके बेटे जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बन जाएंगे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है? भाई देवेंद्र जी, दिल जीतने की जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला की भी तो है जी। सत्ता में रहे, उनका बेटा उमर अब्दुल्ला सत्ता में रहा। आपने कश्मीरियों का दिल क्यों नहीं जीता जी? इसलिए आपने नहीं जीता कि आप पाकिस्तानी हैं जी। देखिए, मूल तरीके से भी तय करना पड़ेगा हमारे देश के नेताओं को कि जो ये भाषा बोलते हैं इनको सीधे पाकिस्तान भेज दिया जाए। क्यों कश्मीर में रह रहे हैं जी? कश्मीर में इनकी सुरक्षा वापस दे दी जाए जी। आप कश्मीर में रहते हैं, भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं जी। और कश्मीर में दिल जीतने की जहां तक बात रही, जी। केंद्र सरकार वहाँ गवर्नर जो अपॉइंट किए गए हैं, राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे, और जिस तरीके से वहाँ अभी चुनाव आने वाला है, लोकतंत्र बहाल होने वाला है, ये माहौल वहाँ बना है। दिल आप भी जीतते ना, आपको समय मिला था दिल जीतने का। सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार बराबर वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अभी वहाँ पे काम किया है, सभी लोगों को लेके चल रहे हैं। वहाँ राज्यपाल जो है वो काम कर रहे हैं और एक राज्यपाल केंद्र सरकार का ही नुमाइंदा होता है, तो मोदी सरकार से जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप स्थानीय नेता हैं, अगर आप इस तरीके का कंट्रोडिक्ट भाषण देंगे और आप केंद्र सरकार के तालमेल में नहीं रहेंगे, आप अपनी भाषा बोलेंगे, तो उससे आतंकवाद पनपता है। आतंकवाद पनपता है जी। हम आपको रोकना चाहेंगे सर। बात कश्मीर की हो रही है तो हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। कश्मीर के पुराने इतिहास पर नजर दौड़ानी होगी, इसके विवाद के जड़ में जाना होगा। दरअसल कश्मीर के विवाद की कहानी शुरू होती है भारत पाक बंटवारे के बाद से। 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र देश बना। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के शासकों ने भारत के साथ विलय नहीं किया। भारत ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिस वजह से वहां की जनता ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ विलय करने का फैसला लिया। इस तरह से 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अहम हिस्सा बना। वहीं सेना की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया गया। पाकिस्तान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं था। अब आइए आपको बताते हैं कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है, आसान भाषा में ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने 3 जून 1947 को एक ठहराव समझौता यानी कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तैयार किया था, ताकि ब्रिटिश ताज और रियासत के बीच सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हस्ताक्षरकर्ता और अधिराज्यों और राज्य के बीच तब तक अपराजित रहे, अपरिवर्तित रहे, माफ कीजिएगा, जब तक कि नई व्यवस्था नहीं की जाती। तो ये सारी चीजें थी कि इस तरह के एग्रीमेंट हुए थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम इसे आसान शब्दों में आपको समझाना चाहें तो इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासतें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती थीं और भारत पाकिस्तान भी इसे स्वीकार कर सकता था। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर ने इस एग्रीमेंट को सहमति जताई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत इससे सहमत नहीं था। वह नहीं चाहता था कि नई व्यवस्था बनने से पहले अस्थायी ठहराव रहे। तो इस एग्रीमेंट से भारत सहमत नहीं था, लेकिन पाकिस्तान सहमत था और जम्मू कश्मीर सहमत था। दोनों ने सहमति जताई थी। सवाल यहां पर यह उठता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से भारत का असहमत होना और कश्मीर पर कबायली हमले के बीच क्या कोई संबंध है? प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। स्टील स्टैंड एग्रीमेंट और पाकिस्तान का से कबायली हमला कर देना कश्मीर पर
क्या इससे कोई संबंध है? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, जब देश का बंटवारा हुआ और जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की बात रखी और पाकिस्तान बना दिया गया, उस समय रियासतों का, जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के शासन का, उससे मुक्ति पाई और पाकिस्तान बन चुका था। और जब हम लोग, जब देश का पूरा विभाजन हुआ तो कश्मीर जो है वो एक रियासत थी। तो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि जितनी भी रियासतों का विलय होगा वो रियासतें भारत की उससे चलेंगी, भारत की सरकार से, भारत की गवर्नेंस से चलेंगी जी। लेकिन जो कबायली हमला किया गया पाकिस्तान द्वारा, वो उसकी नेक नीयत में सवाल उठता है कि जब आपका देश का बंटवारा हो गया था, सीमाएं आपको पूरी बना दी गई थी, आपकी रियासतों का पूरा खुलासा हो गया था कि हैदराबाद निजाम भी रियासत भारत में आ गई, और जिस तरीके से गृह मंत्री जो थे उस समय के, वो उन्होंने पूरी रियासत बनाने में पूरा बड़ा वो दिमाग लगाया था, पूरा काम किया था, भारत की सारी रियासतों का विलय हो गया था। कश्मीर की जो समस्या, देखिए कश्मीर की जो समस्या है वो आज से नहीं चली आ रही है, वो बहुत देश की आजादी के बाद से ही चली आ रही है। ये लोग इसको अपना हिस्सा मानते थे, जबकि उनका हिस्सा नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। पीओके में भी अगर आज जनमत संग्रह कराया जाए तो लोग वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े वहां नारे लगते हैं। वहां की पीओके में जो है पाकिस्तान के खिलाफ, सेना के खिलाफ लगातार वहां आंदोलन होते रहते हैं। और अगर वहां जनमत संग्रह की कोई बात ही नहीं, हम जनमत संग्रह क्यों कराएं, वो हमारा हिस्सा है। तो जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने नहीं माना, कबायली हमला तभी हुआ था। तो जब इस तरीके की स्थितियां कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया, बार बार जो हमारी पहले सरकारें थी वो बातचीत के लिए तैयार होती थी, फिर बातचीत टूट जाती थी। हम बातचीत क्यों करें, हम कोई कमजोर है क्या? तो आप 14 के बाद जो भारत बना है, 14 के बाद जो प्रधानमंत्री बने, उनकी इच्छा शक्ति के आधार पे अब ये सब क्लियर हो गया है। अब इनकी दाल नहीं गल पा रही है, तो जब दाल नहीं गल पा रही, इनके हाथ से पीओके जा रहा है, वहां आंदोलन हो रहा है, वहां पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना और आईएसआई का वहां जो गठजोड़ था, वहां लोकतंत्र खत्म हो गया है, सरकार वहां खत्म हो गई है। फिर हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ही मुशीर जी संभाल लें और वहां एक फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। हम किसी एग्रीमेंट को, हमने एग्रीमेंट किया था, आपने नहीं माना, आपने तोड़ा, तो अब हम 370 हटा के जिस तरीके से हमने वहां काम किया, लद्दाख को अलग बनाया, स्टेट को के शासित प्रदेश, और हमने कश्मीर में अमन चैन कायम करने के लिए वहां वातावरण बनाया, माहौल बनाया वहां पे, तो ये सारी चीजें इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से आस्तीन में सांप कहते हैं, ये लोग आस्तीन के सांप है ये, बिल्कुल, और आस्तीन के सांप हमेशा डसने का प्रयास करेंगे। वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जब क्रिकेट मैच में भारत हारती है तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के भारत जीतती है तो नारे लगते हैं। तो जब ऐसे आप एग्रीमेंट को नहीं माना, आपने कबायली हमला कर दिया, तो पीओके हमारा है, हम लेंगे, हम अपने पीओके पर बात करेंगे, हम पीओके पर बात करेंगे सर। हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं, क्योंकि बात कबायली हमलों की हो रही है। तो कबायली लड़ाकों ने 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर महाराजा हरि सिंह परेशान थे। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत संग विलय नहीं हुआ था, ऐसे में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती। भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर जा पहुंचाई जा सके। खतरे को देखते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। बात अगर जो अब इस एग्रीमेंट की बात करें, सहमति पत्र की बात करें, इसके बाद से जब कश्मीर को भारत ने सहायता पहुंचाया, सैन्य सहायता पहुंचाया, तो कबायली हमले रुके। लेकिन आपको बताएं कि 1948 में अब इस बात को लेकर के कि अब ये पूरा कश्मीर हमारा है, इस बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ
और बात संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई। 1948 में पहली बार कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। भारत की तरफ से विरोध किया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा जमा लिया। 21 अप्रैल को यूएन का संकल्प सामने आया। संकल्प के तहत भारत और पाकिस्तान के सामने 3 बातें रखी गईं। पहली सीज फायर, दूसरा युद्ध विराम और तीसरा अन्य यानी कि जनमत संग्रह की बात। संकल्प के तहत सबसे पहले सीज फायर लागू होना था, फिर युद्ध विराम और सबसे आखिर में जनमत संग्रह पर बात होनी थी। 1.25 साल के युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लागू कर दिया गया। उस सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, वहीं 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ। बाद में अगर जो बात करें तो अंतरिम सरकार की, इसी बीच जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री ही घोषित किया गया था। 1949 जुलाई में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग मसूदी और मोतीराम बागड़ा को भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद 370 पर चर्चा शुरू हुई। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत की संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को लेकर एक ड्राफ्ट सौंपा और फिर करीब 5 महीने बाद 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बना लिया गया। बात दिल्ली एग्रीमेंट की अगर जो करें तो भारत और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच एक समझौता होता है। इसे दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का नाम दिया जाता है। इसके मुताबिक अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलेगा। वही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को सदर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इस धारा को निरस्त कर दिया गया। इस धारा के हटने की आशंका कश्मीरी नेताओं को शायद पहले से ही थी, इसलिए इनके जहरीले बयान कुछ इस तरह निकल रहे थे। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा एजेंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अब हम फिर अपने शुरुआती बातचीत की ओर लौट रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान प्रेमी महबूबा को धारा 370 का हटना कितना बुरा लगा। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर कश्मीर के नेता इस तरह से देश विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत की सरकार इन्हें बर्दाश्त क्यों कर रही है? सरकार की क्या मजबूरी है, ये हम जानना चाहते हैं। कम शब्दों में बताइएगा। प्रभात त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आखिर क्यों बर्दाश्त कर रही है हमारी सरकार ऐसे नेताओं को? देखिए देवेंद्र जी, आपने पूरा इतिहास बताया और उस इतिहास को मैं एक शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि जो इतिहास एक हमारी गलती थी, देश की आजादी के पहले जो हुआ या बाद में जो हुआ, उस गलती को सुधारा जा रहा है। वो सरेआम कह रही है महबूबा मुफ्ती कि झंडा हमारा, हमारे संविधान को कुचला गया, हमारे एग्रीमेंट को कुचला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर हमारा एक सर है, हमारा सर है कश्मीर। आप बदन से सर को अलग कर दीजिए धड़ को, तो क्या होगा? ये लोग अलग करना चाहते हैं, ये अपनी वही आजादी चाहते हैं। इनको जो आजादी मिली थी, जिस तरीके से इनका गठन हुआ, मान लो पूरा सारी चीजें, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ये लोग फंडिंग लेते थे पाकिस्तान से, आज ये परेशान क्यों हैं? क्योंकि इनको जो बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और रियासत सदर और प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ ये पुराना इतिहास हो गया है। इसको आप
अब हम लोग जिक्र भी ना करें, याद भी ना करें तो अच्छा है। हम नया इतिहास बना चुके हैं 370 हटा के। वहां पे, वहां अमन चैन होगा, वहां पे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वहां के लोग शिक्षित होंगे, वहां के लोग, वहां कश्मीर, आपको मैं देवेंद्र जी बता दूं, कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पे यहाँ पे सारा टूरिज्म को लेके, वहां पे टूरिज्म चौपट हो गया, आतंकवादी समस्या, आतंकवादी घटनाओं को लेके। आप सरकारों में रहे, आपने क्या किया? आप देश की जो भाषा नहीं बोलते, आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इनको नजरबंद जो रखा गया था वो सही रखा गया था। इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए सरकार को। और जब ऐसी बातें कुछ कहते हैं तो इन्हें ढीला नहीं होना चाहिए जी, इन्हें जेल के अंदर सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए। तो वैसे आज के लिए इतना ही, लेकिन हम अगले अंक में बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की और आतंकवाद की। नमस्कार।